सुप्रभातम मित्रों, वेदांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ईश्वर की कृपा से आप सभी सपरिवार सकुशल होंगे। आज बात करेंगे मित्रों, हिंदी भाषा की बात करेंगे, जो कि आप पूर्व वीडियो में आप देख चुके थे। मैं बात कर चुका था, आपकी भाषा की बात कर चुका था। भाषा शब्द का निर्माण कैसे हुआ, ये बात मैंने आपसे की। यानी भाष धातु होती है और भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना, और इसकी बात मैंने की थी। भाषा भाषा शब्द का अर्थ क्या है, भाषा के क्या प्रयोजन है, भाषा की क्या विशेषताएं हैं, भाषा के का महत्व क्या है, भाषा की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, भाषा से किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आया करते हैं, वो सारी बात मैं आपसे कर चुका था। भाषा के प्रकारों की मैंने बात की थी, स्वरूप के आधार पर बात की थी, विषय के आधार पर बात की थी, भौगोलिक स्थिति के आधार पर मैंने बात की थी। कई प्रकार से भाषा की बात की, जो आपने पूर्व वीडियो में देखा होगा। इसके बाद मैंने आपसे बात की थी हिंदी शब्द की भी बात मैंने आपसे की थी कि हिंदी शब्द का निर्माण कैसे हुआ, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, कैसे हिंदी शब्द हमारे यहाँ अस्तित्व में आया, ये बात भी मैं पूर्व वीडियो में कर चुका था। मैंने आपसे बात की थी कि सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था, क्योंकि फारसी भाषा में सेको है बोला जाता है, और इसी कारण सिंधु को हिंदू कहा गया। जो सिंधु में ध था, ध के स्थान पर अल्प प्राण द हो गया था, इसलिए सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से हिंद बन गया। यानी हिंदू जहां रहते थे, यानी सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले जो लोग थे, उनको हिंदू कहा गया, और जहां पर हिंदू रहते थे उस स्थान को हिंद कहा गया था दोस्तों, जो कि मैं पूर्व वीडियो में बताया था। और हिंदी की जो भाषा थी वो हिंदी, यानी हिंदी भाषा अस्तित्व में आई। ये हिंदी शब्द हमारे अस्तित्व में आया, कब आया, कैसे आया, ये यहाँ बात की थी मैंने। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, सारी बात हुई हमारे मध्य, ये बात मैं कर चुका था। हिंदी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे राजभाषा की श्रेणी में इसको रखा गया, ये सारी बात मैं पूर्व में कर चुका था। आज मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। आज पुनः अब से वहां से ही प्रारंभ करता हूं कि हिंदी हिंदी ही नहीं, भाषा कोई भी हो मित्रों, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, उर्दू भाषा हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो मित्रों, भाषा भाषा के कुछ अपने सोपान होते हैं, अपनी कुछ सीढ़ियां होती है, और इन सीढ़ियों पर चल करके हमें भाषा तक पहुंचना होता है। भाषा की हम बात करें मित्रों, तो यहाँ यहाँ हम बात करें, जो भाषा का प्रथम सोपान होता है वो ध्वनि होता है। पहला जो सोपान है वो ध्वनि है, और ध्वनि की बात जब हम आपसे कर लेंगे, उसके बाद अगला सोपान आएगा, वर्ण आएगा, और वर्णों के बाद बात करेंगे हम, वर्णों के बाद अक्षरों की बात करेंगे मित्रों, और अक्षरों के बाद जब बात की जाएगी तो वहां शब्द आ जाएंगे, और शब्दों से पद बनते हैं, और पदों से और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो पदों से मिलकर के वाक्य बनाया जाता है, और कई वाक्यों से मिलकर के रचना होती है, और कई रचनाओं से प्रबंध इत्यादि काव्यों का निर्माण होता है। और फिर प्रबंध काव्य के बाद आती है मित्रों भाषा आती है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर, पढ़ना हमें भाषा है, लेकिन भाषा तक कैसे पहुंचे, भाषा की उपयोगिता क्या थी, ये बात हम कर चुके थे। तो भाषा तक पहुंचने के कुछ सोपान है, और इन सोपानों की हम बात करें तो पहला सोपान आता है मित्रों ध्वनि, और ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, और शब्दों के बाद पद आते हैं, और पदों के बाद वाक्य, और वाक्यों के बाद रचना, रचना के बाद प्रबंध, और प्रबंध के बाद आती है मित्रों भाषा। और यहाँ सबसे छोटा सोपान, सबसे छोटा सोपान, सबसे पहला सोपान ध्वनि होता है मित्रों, जिसकी बात आज हम आपसे करने वाले हैं। एक मैं परिचयात्मक क्लास आपके ले रहा हूं, यहां से लेकर के वहां तक की आपसे बात करता हूं। हम चाहे कोई भी एग्जाम दे, रीट की एग्जाम दे, हम रीट L1 की दे या L2 की दे, सेकंड ग्रेड की दे या फर्स्ट ग्रेड की दे, हम कॉलेज लेक्चर की एग्जाम दे, या हम कोई भी पटवारी की एग्जाम दे, या SI की एग्जाम हो, कोई भी जहां पर हिंदी आती है, हिंदी भाषा जहां भी पाठ्यक्रम में रहती है, निश्चित रूप से ऐसे छात्रों को बहुत लाभकारी ये वीडियो रहने वाली है। इसलिए इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक आप देखें, और यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें,
वेदांत क्लासेज यूट्यूब चैनल को। थैंक यू मित्रों। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके मस्तिष्क में एक बात आपके घूम रही होगी मित्रों कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर। ये जब हम छोटे बच्चे थे तब हम ध्वनि, वर्ण, अक्षर ये तीनों हम तो एक ही माना करते थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, कंपटीशन की तैयारी आप करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप अंतर पाते हैं। और अंतर क्या है मित्रों, मैं आपको बहुत तरीके से, मैं आज आपसे बात यहाँ से लेकर के और वहां तक की बात करने वाला हूँ। वहां तक का आपको मार्ग दिखाने वाला हूँ कि इस मार्ग में कहाँ कहाँ होके हमें चलना चाहिए, कैसे हमें वहां तक पहुंचना है। तो आइए मित्रों, मैं सबसे पहले बात करता हूं ध्वनि की। ध्वनि की बात करें तो जो हिंदी काव्य शास्त्र को जानने वाले जो छात्र हैं अ, वो वो जानते होंगे, ध्वनि नाम का एक संप्रदाय होता है मित्रों। हमारे काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय होते हैं। उनमें एक ध्वनि संप्रदाय होता है, एक रस संप्रदाय होता है, एक अलंकार संप्रदाय, एक औचित्य संप्रदाय, एक वक्रोक्ति संप्रदाय होता है। इस प्रकार से 6 संप्रदाय होते हैं। और उन 6 संप्रदायों में हमें अन्य संप्रदायों की बात न करके हम ध्वनि की बात करें मित्रों, तो ध्वनि संप्रदाय है एक, और उसके जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य आनंद वर्धन है। उन्होंने ध्वनि की बहुत ही लंबी चौड़ी व्याख्या की है। उनकी पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक। और ध्वन्यालोक में आचार्य आनंद वर्धन ने बड़ी विस्तृत चर्चा की है ध्वनि की। और इनके एक टीकाकार है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने फिर ध्वनि के विषय में फिर और कुछ जोड़ दिया, और फिर धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ती गई। और ये साहित्य दर्पण में नाथ ने भी ध्वनि के विषय में बहुत लंबी चौड़ी बात की। और फिर आचार्य मम्मट का नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा, जो जो काव्य शास्त्र के छात्र रहे होंगे हिंदी के, उन्होंने मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक पुस्तक में ध्वनि की विवेचना की। और वहां हम बात करते हैं, मम्मट ने कहा सरेस युग खेंदव है। सरेसु युग खेंदव है, यानी ध्वनि के भेदों की बात की है मित्रों। एक ये संस्कृत की पुस्तक है काव्य प्रकाश, और उसमें मम्मट ने ध्वनि के भेद बताए। आप सोच रहे होंगे कि ध्वनि के भेद से यहाँ पर मित्रों सर का अर्थ होता है बाण, और बाण 5 बाण होते हैं मित्रों, 5 बाण होते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ 5 लिख दिया। और फिर आगे है ईशु, ईशु का अर्थ भी बाण होता है, वो 5 लिख दिया। फिर आगे है युग, युग कितने हैं, 4 है। और फिर खे, खे का जो लक्षण है मित्रों वो आकाश यानी शून्य होता है। और फिर इंदु, इंदव है यानी इंदु यानी चंद्रमा, और चंद्रमा कितना है मित्रों, 1। इसलिए 10,455 आचार्य मम्मट ने ध्वनि के भेद बताए हैं। और फर्स्ट ग्रेड में भी ध्वनि से संबंधित प्रश्न आया करते हैं। लेकिन मित्रों, मैं उस ध्वनि के विषय में आपको उलझाना नहीं चाहता। मैं उसकी बात यहाँ पर नहीं करना चाहता कि कौन कौन सी ध्वनि, वो लक्षणामूला ध्वनि या अभिधा मूला ध्वनि, संलक्ष क्रम या असंलक्ष क्रम, उसकी बात मैं आपसे यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। मैं पहले भी आपसे पूर्व वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैं स्तर के अनुसार बात करता हूँ। और प्राय ये जो मैंने ये रखा है वो प्राय आप रीट की एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए कारगर सिद्ध होगी। पटवारी की, एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो मैं उस ध्वनि की बात यहाँ पर नहीं करूंगा मित्रों। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपसे उस ध्वनि की जिस ध्वनि से वर्णों का निर्माण होता है, जिस ध्वनि से हमें वर्ण प्राप्त होते हैं, उन ध्वनियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न तो हमारे मस्तिष्क में ये घूम रहा था मित्रों कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर ये तीनों एक ही है या अलग अलग है। बिल्कुल मित्रों, जब मैंने यहाँ पर लिखा है अलग अलग लिखा है, अलग अलग सोपानों में यहाँ पर परोया है, तो निश्चित रूप से अलग अलग होंगे। अब देखते हैं वो कैसे। सबसे पहले हम ध्वनि की बात करें यानी ध्वनि की बात करें तो मित्रों ये क्या है, ये ध्वनि है। आप आवाज सुन रहे होंगे, ये क्या है, ध्वनि है। ये क्या है, ध्वनि है। पौ पौ, ये क्या है, ध्वनि है। पक्षी जो कलरव करते हैं वो भी ध्वनि है। और जो पशु रंभाते हैं वो भी ध्वनि है। या दो पदार्थों से जो
निकली हुई दो पदार्थों के टकराने से जो आवाज निकलती है उसको भी मित्रों हम ध्वनि कहते हैं। यानी यानी जो हमारी श्रवण इंद्रियों को प्रभावित करती है, जो हमारे कानों कानों में आती है, यानी कानों को जो प्रभावित करती है, वो मित्रों वो ध्वनि है। ध्वनि का ध्वनि का बहुत विशाल परिक्षेत्र होता है मित्रों। लेकिन लेकिन वर्ण उससे अलग है, वर्ण उससे अलग है। वर्ण क्या? यानी ध्वनि तो बहुत सारी है, और उन्हें ध्वनियों जिन जिन को निश्चित संकेतों में लिपिबद्ध कर दिया जाता है, उन्हें को हम वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनियां बहुत सारी है, बहुत सारी ध्वनि ऐसी है जिसको हम लिपिबद्ध नहीं कर सकते, जिसको हम लिख नहीं सकते। जो लिखा नहीं जा सकता वो वर्ण नहीं है, वो सिर्फ ध्वनि है। ध्वनियों में से केवल 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 वो ध्वनियां जो लिपिबद्ध की जा सकती हो, जो लिखी जा सकती हो। जैसे मैं बात करूं तो मित्रों इसको हम लिख सकते हैं क्या? ये लिखी जा सकती है क्या? नहीं, नो, ये लिखी नहीं जा सकती। और जब ये लिखी नहीं जा सकती तो ये वर्ण कैसे हो सकता है बताइए? हाँ, यदि मैं बात करूं ए बोला भी गया, मेरी श्रवण इंद्रिय को भी इसने प्रभावित किया, और ए को मैं लिख भी सकता हूं मित्रों। इसलिए ए क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। हाँ, का को मैं लिख भी सकता हूं, इसलिए क्या हो गया मित्रों? ये वर्ण हो गया। यानी जिन जिन ध्वनियों को हम लिख सकते हैं, लिपिबद्ध कर सकते हैं, निश्चित संकेतों में बांध सकते हैं, निश्चित चिन्हों में हम पिरो सकते हैं, उन उन ध्वनियों को मित्रों क्या कहा गया? वर्ण कहा गया। खैर, मैं आपसे विस्तृत चर्चा आगे के वीडियोज में करने वाला हूं। अभी को वहां तक, भाषा तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य रहा है, और उसी की मैं बात आपसे कर रहा हूं। तो यहाँ ध्वनि ध्वनि हमने देखा, ध्वनि के बाद वर्णों की बात की। यानी जिन जिन ध्वनियों को हम लिपिबद्ध कर सकते हैं, जिन जिन ध्वनियों को हम लिख सकते हैं, जिन जिन ध्वनियों को हम निश्चित संकेतों में बांध सकते हैं, उन ध्वनियों को मित्रों क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ यहाँ जैसे मैं बात करूं मित्रों, ये ताली की आवाज, और इस आवाज लिपिबद्ध कर क्या हम लिख सकते हैं? ये लिखा नहीं जा सकता, इसलिए मात्र ध्वनि है, ये वर्ण नहीं हो सकता। लेकिन लेकिन आपने कहा ई ई ई ई ध्वनि तो है, लेकिन साथ के साथ ई को लिखा भी जा सकता है, लिपिबद्ध भी किया जा सकता है। हमारे विद्वानों के द्वारा इसको निश्चित संकेतों में रखा गया, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? वर्ण कह दिया। यानी ये क्लियर हुआ कि ध्वनियों से वर्ण बनते हैं। यानी ध्वनियों को, जिन जिन ध्वनियों को जिन जिन ध्वनियों के हमारे चिन्ह दिए गए हैं भाषा में, उन ध्वनियों को क्या कहा गया? वर्ण कहा गया। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों अक्षर। एक और नई चीज हमारे मस्तिष्क में आती है कि अक्षर अक्षर तो वो वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? कि जी, आज बहुत सारे मेरे विद्वान साथी वही अक्षर, वही वर्ण, वही ध्वनि, तीनों एक ही बात करते हैं। लेकिन नहीं मित्रों, आज जब हम इस लेवल पर आ चुके हैं, आप जानते हैं किस प्रकार का कंपटीशन है। जब पहले का कंपटीशन हुआ करता था तो हम जानते हैं 2004-5 में पूछा गया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और इस प्रकार के प्रश्न क्या अब आ सकते हैं क्या? धीरे 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 हम जानते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रश्नों का स्तर जो है वो भी सुधरता जा रहा है। इसलिए यहाँ ये सारी चीज हमें बहुत गौर से, बहुत तरीके से आपको देखनी है। और तो मैं बात करूं आपसे अक्षर। जी मित्रों, अक्षर अलग, मैं उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि हम शिक्षण विधियों की जब आपसे बात करेंगे तब वहां बात करेंगे। व्याकरण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि वो आगमन विधि है, और कई बार एग्जामों में पूछी जाती है आगमन विधि। क्यों? क्योंकि वहां पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जिनसे कहीं कहीं बच्चा कनेक्ट होता है, और उन उदाहरणों से फिर नियम बनाए जाते हैं। तो मैं पहले उदाहरणों के द्वारा मैं अक्षर के विषय में आपको बताना चाहूं कि अक्षर क्या है। देखें, जैसे मैं कहूं मित्रों कि किसी का भी आप नाम ले लीजिए। हाँ, मेरा नाम राजेश है। अब
अब हम बात करें, ये मैंने लिख दिया मित्रों, राजेश लिख दिया। यहाँ बात करूं मैं, हम प्राय पूछ लेते हैं हम कि अरे तुम्हारे नाम में कितने अक्षर का नाम है तुम्हारा, बताइए कितने अक्षर हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर कितने अक्षर हैं, एक, रा, रा पूरा क्या हो गया, ये एक हो गया मित्रों, और जे ये दूसरा हो गया, और से तीन, यानी मेरे नाम में कितने हुए मित्रों, तीन अक्षर हुए, तीन अक्षर हुए मेरे नाम में। यदि मैं कहूं आपसे कि बताइए राजा राम, राजा राम में कितने अक्षर हैं, राजा राम की बात करें तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अक्षर है, रा, जा, रा, में, यानी हमने देखा अक्षर यहाँ पर कितने हैं, चार अक्षर है। मैं बात करूंगा शब्द की व्युत्पत्ति की भी बात करूंगा, मैं आऊंगा। अभी मैं आगमन विधि के द्वारा आपको बताना चाहूंगा, यहाँ हमने देखा तीन अक्षर है, जबकि यहाँ हमने देखा चार अक्षर है। अब हम बात करें मित्रों वर्णों की बात, वर्ण कितने हैं। जब वर्णों की यहाँ बात करेंगे तो आप जानते होंगे यहाँ पर कि, और मैं वर्णों में आपसे चर्चा करूंगा। यहाँ रा, रा की बात करें तो रा में मित्रों दो वर्ण है, एक रे है और दूसरा आ है। इसी प्रकार जे की बात करें तो यहाँ जे आधा है और इसमें एक की मात्रा लगी हुई है, आगे क्या है, श है, और श में क्या, ए की, ए स्वर मिला हुआ है। अब हम बात करें वर्णों की बात करें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह वर्ण हुए, कितने वर्ण हुए, छह वर्ण हुए। यहाँ इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे रे, रे में किस की मात्रा, आ की, जय, जय में भी आ की, तो हम देखेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, यानी यहाँ पर वर्ण कितने हुए मित्रों, आठ वर्ण हो गए। वर्ण आठ हुए और अक्षर कितने हैं, चार। यहाँ अक्षर तीन हैं और वर्ण कितने, छह। यानी प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब अक्षर तीन है वर्ण छह है, अक्षर चार है और वर्ण, इसका मतलब तय है कि वर्ण और अक्षर ये दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग ही होते हैं। इसलिए इसलिए हम यहाँ तीनों की अलग अलग प्रकार से, यानी भाषा में ये तीनों अवधारणाएं अलग अलग अवधारणाएं होती है। यानी अब मैं ध्वनि की बात करूं तो यहाँ हम जानते हैं ये अक्षर चार हैं, वर्ण आठ हैं और ध्वनि भी, क्योंकि समस्त समस्त वर्ण ध्वनि होते हैं, सारे के सारे वर्ण ध्वनि होते हैं। हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि सारी ध्वनियां वर्ण हो, लेकिन जितने भी वर्ण है वो सारे ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है मित्रों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की शब्द के आधार, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, पूर्ण अर्थ के आधार पर, इस प्रकार से कई प्रश्नों की मैं बात करूंगा। मैं इस यहाँ से जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे, जो जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे, उन टॉपिकों में जहां भी आपको समस्या आए, पहली बात मुझे नहीं लगता कि मैं उस टॉपिक में कुछ से छोड़ूंगा जहां आपको समस्या आएगी। फिर भी आपको लगता है, आप कमेंट्स के माध्यम से आप उस टॉपिक के विषय में जो भी आपका प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आप डालते रहिए। मैं लाइव आऊंगा, और लाइव आऊंगा जब आपके, जब कई सारे प्रश्न एकत्रित हो जाएंगे, तब उन प्रश्नों का आपको जवाब दूंगा और तब आपसे रूबरू होऊंगा। तो आइए मित्रों, तो मैं बात कर रहा था आपसे, एक परिचयात्मक बात कर रहे हैं हम आपसे। मैं हिंदी शब्द की बात पहले कर चुका था पूर्व वीडियो में। मैं भाषा की दो वीडियो है और उन दोनों वीडियो में मैंने बहुत बेहतर तरीके से भाषा को समझाया है। चाहे चाहे वो शिक्षण विधि की बात करेंगे हम, चाहे वो संस्कृत शिक्षण विधि की बात करो, चाहे हिंदी शिक्षण विधि की बात करो, वहां भी प्रारंभ भाषा से ही होता है। चाहे वहां हिंदी व्याकरण की बात करो, चाहे संस्कृत व्याकरण की बात करो, बात तो भाषा से ही स्टार्ट होती है। और प्राय प्राय हर एग्जाम में भाषा से प्रश्न आते हैं। तो मैंने भाषा की दो दो बड़ी वीडियो आपको पूर्व में डाली थी, उनमें आपने देख लिया होगा। भाषा भाषा की विस्तार से चर्चा मैंने आपसे की है। तो अब भाषा तक पहुंचने का मार्ग हम देख रहे थे, तो हमने ये जाना है मित्रों कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर ये तीनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। अभी मैं इनकी परिभाषाओं पर नहीं जा रहा हूं मित्रों, केवल आपको इर्द गिर्द यहाँ क्या क्या हमें पढ़ने वाला है, कौन सा टॉपिक यहाँ से आता है, कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में, वो सारी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो मैंने बात की आपसे कि ध्वनि, और ध्वनि से वर्ण बनते हैं मित्रों, और वर्णों से क्या बना,
वर्णों से अक्षर बने। अब बात करूं मैं अक्षरों से आगे की कहानी कहूं आपसे, तो कई अक्षरों से मिलकर के क्या बनता है मित्रों, शब्द बनता है। यानी यहां से अर्थ प्रारंभ हो जाता है, यहां से आपका अर्थ प्रारंभ होता है। अब तक हमने ध्वनि वर्ण अक्षर ये तीन अवधारणाएं जो देखी, वो तीनों अवधारणा निरर्थक थी। यहाँ पर अर्थ का कोई मतलब नहीं था, अर्थ यहाँ से प्रारंभ होता है। तभी तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई कौन सी है, और वहां उत्तर मित्रों अर्थ के आधार पर जब बात की जाएगी तो वो उत्तर आपका शब्द। और यदि कह दिया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम जानते हैं ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो हमें पता है ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है मित्रों, वर्ण हो जाएगा। तो मैं ये सारी बात आपसे करने वाला हूं। कौन कौन से प्रश्न आज तक आए हैं एग्जामों में, वो सारे प्रश्नों का संकलन आपके सामने रखने वाला हूं। तो आप देखिए यहाँ, तो मैंने कहा आपसे कई अक्षरों से मिलकर के क्या बनता है, शब्द बनता है। यहाँ अर्थ प्रारंभ हो जाता है। सामान्यतः हम बात करते हैं, यहाँ से हम बात करते हैं कि ध्वनि से वर्ण और वर्णों से अक्षर और अक्षरों से शब्द। यानी हम शब्द की परिभाषा में कह सकते हैं क्या, ध्वनियों का समूह या वर्णों का समूह या अक्षरों का समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता हो, यानी जो सार्थक हो, अर्थवान हो, वह क्या कहलाएगा मित्रों, शब्द कहलाएगा। अब जैसे हम बात करें, हमारे पाठ्यक्रम की बात करें, मैंने कहा कि चाहे आप संधि की बात करें, समास की बात करें, प्रत्यय उपसर्गों की बात करें, या आप वाच्यों की बात करें या वाक्यों की बात करें, आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया की बात करें, कोई भी बिंदु की आप बात करेंगे, आप छंद अलंकार तक की बात करें, गुण दोषों तक की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको समस्त, चाहे आप रचना की बात करो, चाहे निबंध लेखन की बात करो, चाहे पत्रों की बात करो, सारे के सारे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के अंतर्गत कहीं न कहीं आपको मिलेंगे। और वो मैं बात करता जा रहा हूं आपसे। जैसे हम बात करें संधियों की बात करें, तो मित्रों संधि तो कहाँ हो जाएगी, आपके वर्ण जब पढ़ेंगे तो वहां पर संधियों की बात की जाएगी, क्योंकि संधियों में वर्णों का मेल होता है, तो वहां बात करेंगे। जैसे हम शब्दों की बात करते हैं मित्रों, शब्दों पर आते हैं, शब्द बात फिर पदों की बात आपसे मैं करूंगा। जब शब्दों की हम बात करते हैं तो शब्द के अनेक प्रकार दिए हुए होते हैं, अनेक विध अनेक प्रकार यहाँ आपको देखने को मिले होंगे। और यहाँ आपने देखा होगा रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार आपने देखे होंगे, बेकारी अबेकारी दो प्रकार के। हाँ, तो यहाँ हम हल्की हल्की मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं शब्दों की आपसे बात करूं मित्रों, तो शब्दों की बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर, जब रूप परिवर्तन के आधार पर जब मैं बात करूंगा आपसे, तो यहाँ दो प्रकार के शब्द होंगे मित्रों। एक बात करूंगा मैं बेकारी शब्द की, और दूसरी बात करूंगा मैं अबेकारी शब्द की। बेकारी और अबेकारी प्रकार के शब्द होते हैं। यानी बेकार का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता हो, चाहे वो लिंग के आधार पर परिवर्तन हो, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर, काल के आधार पर, कैसे भी परिवर्तन यदि कहीं होता है शब्दों में, तो उन शब्दों को हम बेकारी कहते हैं। जैसे लड़का, और लड़का का बहुवचन क्या बन जाएगा, लड़के, तो ये क्या हुआ, परिवर्तन हो गया ना। ऐसे ही हम बात करते हैं कि पुस्तक, और पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, तो यहाँ परिवर्तन हुआ। यानी यानी शब्दों में जब परिवर्तन होता है, उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है, तो उन शब्दों को हम बेकारी कहते हैं। और जिनमें जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी विभक्ति हो, कभी कभी जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो, ऐसे शब्दों को मित्रों हम अबेकारी शब्द कहते हैं। तो मैं बात आपसे आगे करूंगा मित्रों। यहाँ बेकारी की बात करेंगे, तो बेकारी भी चार प्रकार के होते हैं। एक संज्ञा, एक सर्वनाम, तीसरा होता है मित्रों विशेषण, और चौथा होता है क्रिया।
ये 4 प्रकार के विकारी शब्द हैं मित्रों, और 4 प्रकार के ही अविकारी शब्द होते हैं। जैसे हम बात करें क्रिया विशेषण, जिनको हम जानते हैं कि अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, तो बात करेंगे अपन क्रिया विशेषण। दूसरा हम बात करें संबंधवाचक, तीसरा है समुच्चयवाचक, और चौथा है मित्रों विस्मयादि बोधक। कुछ लोग निपात को भी मानते हैं, तो मैं बात करूंगा आपसे, मैं बात करूंगा जब अव्यकारी शब्दों की बात करूंगा तब तब निपात की बात करूंगा कि ये निपात को क्यों माना गया, ये निपात को पांचवा भेद स्वीकार करें या ना करें। तो मित्रों ये मैं आगे बात करूंगा आपसे जब क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण में बताऊंगा आपको कि क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, और 4 प्रकार के क्रिया विशेषणों में एक भेद होता है रीतिवाचक। और रीतिवाचक जब विशेषण की बात करेंगे तो मित्रों रीतिवाचक के भी 8 भेद होते हैं, और उन 8 भेदों में एक भेद का नाम होता है अवधारक, और उस अवधारक को ही निपात कहा गया है मित्रों। इसलिए मैं तब बात करूंगा आपसे खुल करके कि ये निपात कहाँ आएगा, क्या आएगा, तब बात करूंगा। तो आप देख रहे थे रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी भी 4 प्रकार के, अविकारी भी 4 प्रकार के। और जब विकारियों की बात की तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। मित्रों बहुत रोचक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप सब कुछ देखेंगे। आप जैसे हम बात करें संज्ञा, संज्ञा की बात करें हर शब्द में, क्योंकि मित्रों सबसे मैं कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिमान कौन, यानी सर्वाधिक शक्ति किसके पास। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे अधिक शक्ति किसमें है। यानी हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि आजकल तो पैसे पैसे यदि किसी के पास है तो वो सर्वशक्तिमान है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि जिसमें बुद्धि होती है वो शक्तिमान होता है। कुछ लोग कहेंगे जो विवेकशील होते हैं वो शक्तिमान है। कुछ लोग कहेंगे जो ताकतवर होते हैं वो शक्तिमान है। पर ऐसा नहीं है मित्रों। सबसे सबसे अधिक शक्ति जो होती है मित्रों वो शब्दों में होती है। सबसे अधिक शक्ति शब्दों में होती है, क्योंकि ये शब्द ही है मित्रों जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, और यही वो शब्द हैं जो अर्श से फर्श पर ले आते हैं। यदि यदि पैसे पैसे वाले यदि सर्वशक्तिमान होते तो मित्रों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नहीं होते वर्तमान में। टाटा बिरला होते या अंबानी बंधु होते, पैसे से नहीं मित्रों। ये तो आप देखिए, आप ताकत से यदि होता तो धारा सिंह हमारे देश का प्रधानमंत्री होता। बुद्धि से हो तो कहने का मतलब यह है शब्द, और शब्दों की शक्ति आपने समझ ली होगी कि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री महोदय, आप देखिए, आप उनके शब्दों की शक्ति देखिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाइयों और बहनों कहने से, इतने भाइयों और बहनों कहने से कहां तक उस व्यक्तित्व को कहां तक पहुंचा दिया। आप देख लीजिए, यह है शब्दों की शक्ति। और आप किसी भी ताकतवर व्यक्ति से कोई गलत शब्द बोल करके देख लीजिए, आपको वही वही आपका क्या हाल कर देगा। इसलिए मित्रों ये शब्दों में अपनी खुद की शक्ति होती है। हर शब्द चीख चीख करके कहता है, हर शब्द चिल्ला चिल्ला करके कहता है मेरा अर्थ क्या है, मैं कहां से आया हूं, कहां का रहने वाला हूं। किसी शब्द की बात कर लीजिए मित्रों, उसका अर्थ उसी में दिया हुआ होता है। जैसे मैं बात करूं आपसे संज्ञा की बात करूं तो कहा संज्ञा की बात करूंगा मित्रों तो सम प्लस ज्ञा, इन दो शब्दों से मिलकर के, और यहाँ पर भी आगे बात करूं तो मैं एक हिंदी का ए प्रत्यय है और फिर हिंदी का आ प्रत्यय है। वैसे मैं बात करूं संस्कृत की बात करूं तो यहाँ पर अंग प्रत्यय होगा मित्रों, और यहाँ पर मैं बात करूंगा तो यहाँ टाप प्रत्यय होगा। टाप में से आ बचा, अंग में से ए बचा। खैर मैं ये अभी ज्यादा आपसे चर्चा नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ तक आपको लेकर के जाना है। इसलिए इसलिए मैं यहाँ तक ही रोकना चाहूंगा इसको। यानी यानी यहाँ हम बात करें सम का अर्थ क्या होता है मित्रों, सम का अर्थ होता है परिष्कृत, सम का होता है परिमार्जित, सम का अर्थ होता है सम्यक, सम का अर्थ होता है समीचीन,
सम का अर्थ होता है मित्रों श्रेष्ठ, सम का अर्थ होता है प्रकृष्ट, सम का अर्थ होता है मित्रों उत्तम, सम का अर्थ होता है बढ़िया, सम का अर्थ होता है अच्छा। बहुत सारे यहाँ हम देखेंगे सम का अर्थ क्या है। सम का अर्थ होता है शुद्ध, हाँ? सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, यानी ये सम के अर्थ है मित्रों। और यहाँ ज्ञा की अर्थ, ज्ञा की बात करें तो ज्ञा का अर्थ होता है जानना या पहचानना। अब देखें, आपका अर्थ क्लियर हो गया। यानी सम का अर्थ देखा हमने अच्छी प्रकार से, और यहाँ ज्ञा एक संस्कृत की धातु है जिसका अर्थ होता है जानना या पहचानना। तो हम देखेंगे यानी संज्ञा शब्द का अर्थ क्या हुआ, उसने खुद ने अपना अर्थ बता दिया कि अच्छी प्रकार से जिससे जाना या पहचाना जाए उसको संज्ञा कहा जाता है। जिस शब्द के द्वारा किसी को अच्छी प्रकार से जाना या पहचाना जाए उसको संज्ञा कहते हैं। कि कैसे अच्छी प्रकार से, कैसे, जैसे मैं बात करूं कि मैं हिंदी पढ़ा, हिंदी पढ़ाने से क्या मेरी पहचान हो जाएगी? नो। यानी यानी मुझे अच्छी प्रकार से कैसे जाना जाएगा? जब मुझे कहा जाएगा ये राजेश आचार्य हैं, तब तब आप अच्छी प्रकार से पहचानोगे। यानी अच्छी प्रकार से मैं यदि बात करूं आपसे कि एक एक मूवी आई थी और उसमें एक लंबे से वो हीरो थे, वो हीरो का नाम क्या था? क्या नाम था? एक लंबे से थे, बड़े बड़े बाल रखते थे, और उसे उसमें उसकी बड़े बड़े बाल थे, और साथ के साथ बैगी पैंट पहना हुआ था। तो मित्रों हम कैसे, हम बहुत हम सोचेंगे संजय, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन। लेकिन मित्रों मैं यदि नाम ले देता हूं कि अभिषेक बच्चन, तो अभिषेक बच्चन से आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा, अभिषेक बच्चन की बात कर रहे हैं सर, अभिषेक बच्चन, अरे अभिषेक बच्चन क्या, मैं तो पूरे खानदान को जानता हूं। मैं तो उनके पिताजी अमिताभ बच्चन जी को भी जानता हूं। मैं तो उनके भी दादाजी, उनके दादाजी जो थे हरिवंश राय जी बच्चन को जानता हूं। मैं तो पूरे खानदान को, मैं तो अच्छी प्रकार से आप किससे जान सकते हैं मित्रों? नाम से। तो यही तो कहा गया, नाम को ही तो संज्ञा कहा गया। और दुनिया में कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई अवस्था नहीं है जिसका नाम नहीं हो। और नाम जब सबका है तो सब कुछ संज्ञा है। खैर मैं बात करूंगा मित्रों, मैं सिर्फ शब्दों की शक्ति की बात कर रहा था। कहा गया संज्ञा के स्थान पर, हाँ, संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाए उनको सर्वनाम। अरे यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है सर्व प्लस नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। ये इस परिभाषा की भी हम बात करें मित्रों, तो संज्ञा की बात की मैंने, लो पानी, वह पानी पीता है, पानी पीता है, और ने पानी की जगह जल कर दिया, वह जल पीता। तो क्या मित्रों सर्वनाम हो गया? क्या ये सर्वनाम हो गया? जी नहीं। क्यों? संज्ञा, ये संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग हो गया, तो इसको सर्वनाम बोल देंगे क्या? नहीं। यानी ऐसा नहीं है। यानी इसको देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है ना सर्वनाम, यानी सभी का नाम। ऐसे विकारी शब्द जो सभी के स्थान पर प्रयुक्त होते हो। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं कहूं, बहुत सारे छात्र मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहूं, मैं आपसे कहूं वह, मैं पंखे के लिए भी वह का प्रयोग कर सकता हूँ, वह चलता है। मैं उस दरवाजे के लिए भी वह का प्रयोग कर सकता हूँ, वह खुलता है। मैं बाइक के लिए भी वह चलती है, वह खड़ी हुई है। यानी वह का प्रयोग मैंने मैंने सजीव के लिए भी किया, मैंने निर्जीव के लिए भी किया। वह का प्रयोग मैं तुम्हारे लिए भी कर सकता हूँ मित्रों। यानी वह, तो वह का प्रयोग सर्व प्लस नाम, यानी जो सभी का नाम हो। तो वह तो सभी का नाम हुआ, क्योंकि राकेश के स्थान पर भी मैंने वह कह दिया, मुकेश के स्थान पर भी मैंने वह कह दिया, शीला के स्थान पर भी मैंने वह कह दिया, सीता के स्थान पर भी मैंने वह कह दिया। तो मतलब वह क्या हुआ? ये सर्वनाम हुआ, क्योंकि सभी का जो नाम हो भाई। खैर मैं यही कह रहा था आपसे, हर शब्द में शक्ति होती है, और हर शब्द चीख चीख करके कहता है मेरा अर्थ क्या है। मैं एक एक टॉपिक की बात करूंगा, तब मैं चर्चा करूंगा, विश्लेषण के लिए सारी बात करूंगा। अभी मुझे आपको वहां तक लेकर के जाना है, कहां तक? भाषा तक लेकर के जाना है, इसलिए मैं और आगे बढ़ना चाहूंगा यहाँ से मित्रों। तो हम शब्दों पर चल रहे थे मित्रों, और शब्दों की जब बात कर रहे थे तो यहाँ शब्दों में
हमने देखा कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। और विकारी चार प्रकार के, अविकारी भी चार प्रकार के। उसी प्रकार से मित्रों और हम आगे बात करते हैं, शब्दों में ही बात करते हैं। जब जब हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर एक शब्दों का भेद हम ये पढ़ने वाले हैं, उत्पत्ति के आधार पर। प्राय प्राय सभी एग्जामों में ये हुआ करते हैं। तो उत्पत्ति कह दो, या मित्रों इसको हम स्रोत भी कह सकते हैं। इसके आधार पर, स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति। यानी ये जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों का स्रोत क्या है, वो शब्द आए कहाँ से हैं, उनका जन्म कहाँ से हुआ है, उनके उत्पत्ति स्थल क्या है उन शब्दों के, वो शब्द हमारे हिंदी भाषा में कैसे प्रयुक्त हुए, कहाँ से आकर के प्रयुक्त हुए। तो ये हम यहाँ पर बात करेंगे आपसे, उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर स्रोत क्या है, ये हम बात करेंगे। और यहाँ आपने देखा होगा जब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जब बात की जाती है तो शब्दों के यहाँ भी चार भेद होते हैं। एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, एक देशज होता है और एक विदेशज होता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, यहाँ से हम जानते हैं प्राय प्राय हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न होता है। ये भी बहुत बड़ा विषय है कि भाई इनको कैसे तैयार करें। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज करें कैसे, क्योंकि जितना बड़ा हमारा हिंदी भाषा का शब्द भंडार है, वो सारे के सारे शब्द इन चारों में से कहीं न कहीं एक जगह आएंगे। अब यहाँ तो कोई शब्द दिया होगा और कहा जाएगा बताइए ये शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, या ऊपर दे दिया होगा निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इनको कैसे पहचाने, यदि यदि 100, 200, 500, 1000, 5000 शब्द होते तो मित्रों हम प्रयास करते कि इन शब्दों की बात करते, इन शब्दों को याद भी कर लेते। लेकिन 1000, 2000 का मामला तो है नहीं, तो बहुत सारे शब्द, और इतने सारे शब्द, 4 लाख शब्दों की जब बात करें तो फिर कैसे पता चले। तो मित्रों आप निश्चिंत हो जाइए, यहाँ डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत तरीके से आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको एक भी बात करने के लिए नहीं कहूंगा मित्रों कि तत्सम कौन सा, तद्भव कौन सा, ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा मैं तत्सम कौन से, तद्भव कौन से। यहाँ बात करेंगे हम कि तत्सम कहाँ कहाँ होता है, तद्भव कहाँ कहाँ होता है। जैसे हम बात करें संधि की बात करें, अब संधि युक्त कोई भी शब्द हो, संधि युक्त कोई भी शब्द हो, कोई भी पद हो, तो हम जानते हैं संधि तत्समों में होती है। तत्समों में जैसे विद्या प्लस आलय, संधि हुई विद्यालय, कि विद्यालय बताइए कौन सा शब्द है, तो मित्रों विद्यालय तो तत्सम शब्द, क्योंकि वहां संधि हुई है। तो बागीश हो या जगदीश हो मित्रों, कोई भी संधि हुई हो, चाहे स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो, कोई भी संधि हो, संधि युक्त कोई शब्द आता है तो वो तत्सम होता है। ऐसे ही ऐसे उपसर्गों में हम पढ़ेंगे 22 संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं। प्र, परा, अपसम, अनुअप, निस्निर, दुस, दुर, बी, आंगनी, अदि, अपि, अति, प्रति, परि, सुद, उप, ये 22 उपसर्ग। इन 22 उपसर्गों की बात, इन उपसर्गों से युक्त कोई भी शब्द यदि आता है तो मित्रों वो तत्सम होगा। विवाह हो, विवाह में भी उपसर्ग आ गया। अधिकार हो, अधि उपसर्ग आ गया। अध्यक्ष हो, अधि उपसर्ग आ गया। तो कहने का, अभिशाप हो, अभि उपसर्ग आ गया। आशीर्वाद हो, तो कहने का अभिप्राय ऐसे शब्द जिनमें ये 22 उपसर्ग, तो कहने का मतलब मैं आपको बहुत तरीके से आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कौन से तत्सम होंगे, कौन से तद्भव होंगे, कौन से देशज और कौन से विदेशज होंगे, बहुत तरीके से बात आपसे करने वाला हूँ। इसके बाद मित्रों हम बात करेंगे आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर मित्रों? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति यानी रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर, यानी ये जो शब्द हैं हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले, उन शब्दों की व्युत्पत्ति क्या है, यानी वो शब्द बने कैसे, उनकी रचना कैसे हुई, उनका स्वरूप क्या है, यानी कहां से हाथ आया, कहां से पैर आया, शरीर कैसा था। तो ये बात करेंगे यहाँ पर कि शब्द
शब्द की व्युत्पत्ति यानी उसकी रचना किस प्रकार से हुई है, उस आधार पर जब बात करेंगे तो उसी को हम कहते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के भेद। और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जब बात करेंगे मित्रों, हम देखेंगे यहाँ कि 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। ये भी एक रूढ़ होता है, एक योग रूढ़ होता है और एक यौगिक होता है। यौगिक और योग रूढ़, ये 3 प्रकार के यहाँ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं होते, यानी जिन शब्दों के खंड नहीं हो, टुकड़े नहीं हो, खंड होने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ऐसे शब्द रूढ़ होते हैं। जैसे हम बात करें पानी, पानी की बात करें, पा और नी दोनों शब्दों को अलग अलग हम देखें तो यहाँ पा और नी दोनों का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। हाँ, दोनों का कि इसका अर्थ है ठीक है पा का अर्थ पीना, लेकिन नी का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, ऐसी जल की बात करें, जल में जय और ले को अलग अलग करें तो जय का और ले का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। तो जिन शब्दों के खंड नहीं होते हैं, टुकड़े नहीं होते हैं, यानी खंड करने पर जिनका अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे शब्दों को मित्रों हम रूढ़ कहते हैं। और जिन शब्दों का अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों को हम यौगिक कहते हैं। जैसे हम बात करें रसोई घर, रसोई घर की बात करें हम मित्रों, तो रसोई घर में 2 शब्द, एक रसोई है दूसरा घर है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। और रसोई का भी अपना अर्थ होता है और घर का भी अपना एक अर्थ होता है, वो भी हम तो जब खंड करने पर, टुकड़े करने पर जब अर्थ निकलता हो तो ऐसे शब्दों को मित्रों क्या कहते हैं, हम ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। और फिर ये योग रूढ़ क्या है, और योग रूढ़ की हम बात करें कि दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बने, या एक शब्द के खंड करने पर अर्थ तो निकलता हो लेकिन वो अर्थ अलग हो, उससे हट करके हो, कोई तीसरा अर्थ हो, कोई अन्य अर्थ वहां पर होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं लंबोदर, लंबोदर को तोड़ा मैंने, लंबे प्लस उदर, लंबे यानी लंबा, उदर यानी पेट। लेकिन मित्रों लंब और उदर दोनों के अलग अलग अर्थ है, लंबा है एक उदर है, यानी पेट है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं तो लंबोदर होता है, लंबोदर का अर्थ होता है मित्रों गणेश जी, और गणेश जी वहां तीसरा अर्थ निकल गया। तो ऐसे जो शब्द है प्राय यहाँ बहुबरी बहुबरी समास आप आगे पढ़ने वाले हैं तो बहुबरी के जो उदाहरण यहाँ पर आएंगे प्राय, ठीक है। तो ये यो रूट मैं बात करूंगा, एक एक की बात करूंगा, बहुत बहुत विस्तृत चर्चा आपसे करने वाला हूँ, हर चीज की आपसे चर्चा करने वाला हूँ। हर टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न अब तक आए हैं उनकी बात करने वाला हूँ, और साथ के साथ मैं और ये भी बात करने वाला हूँ कि आगे किन किन प्रश्नों की आने की संभावना है। तो ऐसे ही हम शब्दों के और भी हम भेद करते हैं, अर्थ के आधार पर जब भेद करते हैं तो हम जानते हैं हम पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हम जो विपरीतार्थक शब्द है, ब्लोम शब्द जिनको हम बोलते हैं, ऐसे शब्द भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अनेकार्थी शब्द भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ बहुत सारी बात हम आपसे करने वाले हैं शब्दों में। तो शब्दों से आगे हम आज बात करते हैं, आपसे पदों की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ यहाँ हम शब्दों, वाचक शब्द, शब्द और व्यंजक शब्द की भी बात करने वाले हैं आप मित्रों। वाचक, लक्षण और ये देखेंगे यहाँ पर वाचक क्या है, लक्षण क्या है, व्यंजक क्या है। हाँ, यानी जो सामान्य अर्थ के द्योतक होते हैं, अभिधेयार्थ जो होते हैं वो वाचक होते हैं, जो लक्षार्थ को प्रकट करते हैं वो लक्षक होते हैं, और जो व्यंग्यार्थ की प्रतीति करवाते हैं ऐसे शब्दों को व्यंजक कहते हैं। खैर मैं बात करूंगा आपसे, विस्तृत सबकी चर्चा करने वाला हूँ। तो अब हम बात करते हैं शब्द तक हम पहुंचे यहाँ, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, पद। पद क्या, यानी शब्दों से पद बनता है। हाँ, अब मैं कोई परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, परिभाषाओं की बात करूंगा मैं, बहुत सारी परिभाषाएं दूंगा, हर टॉपिक की परिभाषाएं दूंगा और आपसे निकलवाऊंगा भी मैं वो सारी परिभाषाएं। मैं बताना चाह रहा हूँ पद क्या है, तो देखते हैं हम पद क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी नाम रखा कि मैंने कह दिया रमेश, रमेश क्या है, एक शब्द है। मैंने कहा दूध, दूध क्या है मित्रों, शब्द है। पीता, पीता क्या है मित्रों, एक शब्द है, और है क्या है, शब्द है।
ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है। लेकिन मित्रों मैंने यदि यूं लिख दिया कि रमेश दूध पीता है, ये पूरा पूरा एक वाक्य हो गया, रमेश दूध पीता है, ये पूरा पूरा वाक्य हो गया, रमेश दूध पीता है। यहाँ जब रमेश का, अकेले रमेश का प्रयोग किया तो उसको मित्रों शब्द हमने कहा, अकेले दूध का प्रयोग किया तो उसको शब्द हमने कहा, अकेले पीता है का प्रयोग, पीता का प्रयोग किया तो शब्द बोल दिया, और है को भी हमने शब्द बोल दिया था। लेकिन मित्रों जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में हो जाता है, जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में हो जाता है तो उन शब्दों को ही हमें, उन शब्दों को ही हम पद कहते हैं। यहाँ पर रमेश अब शब्द नहीं पद है, दूध यहाँ पर पद है, पीता यहाँ पर पद है, और है भी यहाँ पर पद है। यानी जब जब शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्यों में करते हैं तो उसको पद कहते हैं। यानी संस्कृत में भी बताया गया है सुप्तिगंतम पदम, यानी सुबंत और तिगंत को पद कहा जाता है। यानी सुबंत यानी जिनमें विभक्तियों का प्रयोग होता है उनको पद कहा जाता है, जो धातुओं के रूप होते हैं उनको पद कहा जाता है। यानी यानी हम बात करें यहाँ पर रमेश कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर दूध कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर ये क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है, मुख्य क्रिया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सहायक क्रिया। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर पहले अलग 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 थे, तब ये शब्द थे, अब यहाँ पर ये पद कहलाए। यानी जब हमने कारक, हम आगे पढ़ेंगे विभक्ति आदि की बात करेंगे, तो जब शब्दों में विभक्तियों का प्रयोग होता है, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हो जाता है, हालांकि यहाँ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं, क्योंकि यहाँ जब यहाँ पर यदि भूतकाल की क्रिया होती तो यहाँ पर ने का प्रयोग हो जाता मित्रों। तो कहने का मतलब यहाँ ने है, छिपा हुआ है, यूं मान लीजिए आप। तो विभक्तियों का जब प्रयोग होता है किसी शब्द में तो उसको हम पद कह देते हैं। या सामान्यतः आप अभी इतना समझ लीजिए कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में होता है तो उन शब्दों को ही वाक्यों का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और मैं आगे आऊंगा जब विस्तृत चर्चा करूंगा। यहाँ से एक टॉपिक में पदबंध की बात करूंगा मित्रों। रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये पदबंध। एक प्रश्न हर बार रीट में आया हुआ है, आप देखेंगे, आप हिंदी का प्रश्न पत्र खोलेंगे रीट का तो आपको हर बार एक प्रश्न आया हुआ है। अब तक हमारे यहाँ, अब तक हमारे यहाँ 6 प्रश्न पूछे गए हैं रीट में मित्रों, पदबंध से 6 प्रश्न पूछे गए हैं पदबंध से। अब पदबंध क्या है? अरे पद प्लस बंध, पदों का बंधन, यानी पदों का बंधन। अब बंधन बांधोगे कब? अरे अकेली लकड़ी को कोई लेकर के आएगा तो बांध करके लाएगा क्या? बहुत सारी लकड़ी होगी तब बांध करके लाएगा। यानी बांधने के लिए एक से अधिक चाहिए। यानी यहाँ पर जब दो या दो से अधिक पदों को बांध दिया जाता है, एक वाक्यांश में रख दिया जाता है, वाक्यांश के रूप वाक्यांश के रूप में रख दिया जाए पदों का, कई पदों का बंधन को, तो उसको हम क्या कह देते हैं? पदबंध कहते हैं। अब यहाँ पदबंध की भी बात करेंगे। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, इनकी बात हम करने वाले। बहुत सिंपल सा टॉपिक है मित्रों, मात्र 1 मिनट का टॉपिक है पदबंध। फिर भी आज तक रीट में 6 प्रश्न आ चुके हैं मित्रों। और यहाँ बात करें पदबंधों से तो बहुत सिंपल सा, यानी पदों में कुछ है ही नहीं। यानी रेखा का आपको ध्यान रखना है, अंडरलाइन 100% वहां पर आनी है उस वाक्य में, और अंडरलाइन आएगी तो ये पूछा जाएगा आपसे वहां अंडरलाइन कि बताइए ये 2 या 3 पदों के नीचे वो अंडरलाइन आएगी और कहा जाएगा बताइए कौन सा पदबंध है। यही प्रश्न आने वाला है, हर बार यही प्रश्न आया है कि बताइए कौन सा पदबंध है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर? करना क्या है यहाँ पर आपको? यहाँ पर आपको कुछ नहीं मित्रों, जब हम पढ़ लेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया तो फिर समस्या नहीं रहने वाली। आपको आपको ये रेखा को ध्यान देना है, रेखा पर ध्यान देना है, और रेखा का अंतिम पद आपको देखना है। अंतिम पद कौन सा है? यदि यहाँ पर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध हो गया, यदि यहाँ पर सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध हो गया, यदि यहाँ पर क्रिया है तो क्रिया पदबंध हो गया, यदि यहाँ पर क्रिया विशेषण है क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। हाँ? एक एक प्रश्न आना लगभग तय है मित्रों यहाँ से, और बहुत कुछ पढ़ना कुछ नहीं है, इसलिए मैं 1 मिनट में आपको बता ही देता हूँ। आगे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा ही। मैंने कहा आपसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया
जैसे मैं कहूं कि जयपुर पढ़ने वाले छात्र, जयपुर पढ़ने वाले छात्र कोचिंग करते हैं, यूं कह दिया मैंने, लो एक सामान्य सेंटेंस मैंने, कोचिंग करते हैं। अब मित्रों यहाँ पर क्यों अंडरलाइन आएगा, ये जयपुर पढ़ने वाले छात्र। अब आपको अंडरलाइन का अंतिम पद क्या, छात्र, और छात्र क्या है यहाँ पर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये हम पढ़ लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर छात्र तो संज्ञा है, तो यहाँ पर कौन सा पदबंध हुआ, संज्ञा पदबंध हुआ। मित्रों मैंने कहा कि यूं कह दूं मैं कि वह बहुत धीरे धीरे चलता है। अब देख मित्रों, यहाँ पर मैंने कहा अंडरलाइन का ही महत्व है। यदि मैंने कहा बहुत धीरे धीरे चलता है, बताइए कौन सा पदबंध है, अंतिम शब्द है यहाँ पर क्रिया, इसलिए कौन सा पदबंध हुआ, क्रिया पदबंध हो गया। यदि मैं इस लाइन को यहाँ तक ही रखता, यहाँ तक ही रखता, बहुत धीरे धीरे, बताइए क्या है, हम जानते हैं धीरे धीरे क्या है मित्रों, क्रिया विशेषण, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। कहने का अभिप्राय, कहने का अभिप्राय कि ये अंडरलाइन जो है ये कहाँ समाप्त होती है, किस पद पर आकर के समाप्त होती है, उसको उसी पदबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, खैर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, आऊंगा पुनः, पुनः आऊंगा पदबंधों को लेकर के, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसकी मैं आपसे बात करूंगा। तो उसके बाद मित्रों जब पदों की बात कर लेते हैं, तो अभी हमने देखा कि शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग प्रयोग करते हैं तो उनको हम पद कह देते हैं, और कई पदों से मिलकर के मित्रों वाक्य बनता है, कई पदों से मिलकर के वाक्य बनता है। अब मित्रों बात करूं मैं वाक्य क्या है, वाक्य की कई परिभाषाओं की हम बात करेंगे, यानी इतना कह देने से कि कई शब्दों के या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये मित्रों ये हमारे स्तर का नहीं है। ये जब कक्षा 5 की बोर्ड में, बोर्ड की जो एग्जाम होती है उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनसे थोड़ा सा आगे की बात करनी पड़ेगी। वाक्य क्या, वाक्यों की मैं आपसे बात करूंगा तब मैं आपसे ये तो कहूंगा ही कि ठीक है, पदों के समूह को, पदों का समूह होता है, ओके बात मानी, पदों का समूह होता है। पदों का समूह, ठीक है, और क्या बात करें कि क्या, क्या पदों का समूह कहने देने से वाक्य हो जाएंगे, जी नहीं। देखें हम जानते हैं इसमें एक उद्देश्य होता है और एक उद्देश्य होना ही चाहिए, उद्देश्य और विधेय होना ही चाहिए। कि उद्देश्य क्या विधेय क्या, मित्रों यदि आप रीट की एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो तय मान लीजिए उद्देश्य विधेय से हर बार आप देखते होंगे, आप पुराने पेपरों को देखो मित्रों, आप पुराने पेपरों को देखा करो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा, एक आकलन आपको लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आया करते हैं। और आप देखेंगे उद्देश्य और विधेय से हर बार प्रश्न आया है, हर बार प्रश्न आया रीट में, हर बार प्रश्न आया। उद्देश्य, उद्देश्य क्या, यानी वाक्य में, वाक्य के दो भाग होते हैं, एक भाग को हम उद्देश्य कहते हैं और दूसरे भाग को विधेय कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाए उसको मित्रों क्या कहते हैं, उद्देश्य, और उस उद्देश्य के विषय में जो जो कहा जाता है उसको विधेय कहा जाता है। यानी यानी सामान्यतः अभी यूं समझ लीजिए, यहाँ कर्ता और मुख्य रूप से यहाँ क्रिया। उद्देश्य और विधेय भी हम देखेंगे दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य उद्देश्य और एक गौण उद्देश्य। इस प्रकार विधेय के भी दो भेद होते हैं, एक मुख्य विधेय और एक गौण विधेय। यानी यानी कर्ता और कर्ता के साथ, कर्ता और कर्ता के साथ उसके विस्तारक, उसके पूरक
उसके संबंधी, उसके विशेषण सारे कहाँ आएंगे मित्रों? उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। और क्रिया, और क्रिया के साथ कर्ता के अतिरिक्त शेष कार्य, क्रिया विशेषण, कर, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान आदि सारे कारक आ जाएंगे, क्रिया विशेषण आ जाएगा, क्रिया आ जाएगी। और भी उनसे संबंधित जो भी उनके विस्तारक पूरक हैं वो सारे किस में आएंगे मित्रों? विधि में आएंगे। बहुत विस्तार से, बहुत तरीके से मैं आपको आगे समझाने वाला हूं कि उद्देश्य और विधि क्या, चर्चा करूंगा। एक प्रश्न तय मान लीजिए मित्रों, उद्देश्य विधि से प्रश्न हर बार आता है। तो कहने का मतलब अभी मैं वाक्य की बात कर रहा हूं, तो वाक्यों में मैं उद्देश्य और विधेय के विषय में आपसे बात करूंगा, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न जो आते हैं मित्रों, रीट में की बात करें या अन्य एग्जामों की बात करें, तो सबसे ज्यादा प्रश्न वाक्यों से आते हैं। कारण ये कि एक तो उद्देश्य विधेय भी इसी के अंतर्गत होता है। वाच्यों की बात करेंगे तो वाच्य भी इसी के अंतर्गत आएगा। वाक्यों के भेद की बात करेंगे तो वाक्यों के भेद भी हम देखेंगे। और वाक्यों के भेदों की जब हम बात करेंगे तो रचना के आधार पर वाक्यों के भेद देखेंगे हम, 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर देखेंगे। ऐसे वाक्यों के तो कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ वाक्य क्या है भाई, तो कहा पदों का समूह है, ठीक है, अच्छी बात है पदों का समूह। लेकिन केवल अकेला पदों का समूह कहने से नहीं, तो उसमें क्या होना चाहिए? उद्देश्य और विधेय भी होना चाहिए। उद्देश्य विधेय यानी कर्ता और क्रिया भी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो वाक्य। लेकिन इतना कह देने से भी हमारे स्तर कितने से कह देने से वाक्य यानी, और तीसरी कि उसके पूर्ण पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति हो, अभिव्यक्ति हो, पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति, भाव पूर्ण होने चाहिए, बात पूरी तब जाकर के वाक्य होगा मित्रों। इसलिए वहां पूर्ण भावों की भी अभिव्यक्ति हो, यानी सार्थकता होनी चाहिए वाक्य में। क्या होनी चाहिए? सार्थकता होनी चाहिए। कैसे नहीं? आपने पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति नहीं की, आपने कह दिया कि वह छात्र जयपुर से किताब, बस और घर गया, सारी चीज आ गई यहाँ पर। उद्देश्य भी आया, विधेय भी आया, पदों का समूह भी है, लेकिन यहाँ पर भावों की अभिव्यक्ति कहाँ हुई? पूर्ण भाव कहाँ है? उसका अर्थ ही समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहा है, यही समझ में नहीं आया। तो कहने का मतलब पदों का समूह भी होना चाहिए, उद्देश्य विधेय भी होना चाहिए, और पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति भी हो, यानी सार्थकता भी होनी चाहिए। इसके अलावा इतने कह देने से भी काम नहीं चलेगा। वाक्य को कि कई कसौटियां होती है, उन कसौटियों पर जब खड़ा उतरेगा पदों का समूह, तब जाकर के वो वाक्य कहलाएगा। जैसे मैं बात करूं आपसे, योग्यता, जी, योग्यता भी होनी चाहिए उस वाक्य में। कि योग्यता कैसे? यानी मैं कहूं कि सीता सीता पानी से चूल्हा जलाती है, सीता पानी से चूल्हा जलाती है। तो बताइए, क्या पानी से चूल्हा जल जाएगा क्या? पानी में जलाने की योग्यता है क्या? जी नहीं, यहाँ योग्यता का अभाव है। और जब योग्यता का अभाव है तो मित्रों वो वाक्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम कहें कि किसान अग्नि से खेत सींचता है। यदि मैं कहूं तो क्या अग्नि में खेत को सींचने की योग्यता है? जी नहीं। इसलिए जब वाक्य में, जब पदों के समूह में योग्यता का अभाव होगा मित्रों, तब भी वो वाक्य नहीं होगा। इसका मतलब वाक्य में योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है मित्रों। इसके बाद और हम बात करते हैं आसक्ति। क्या होनी चाहिए? आसक्ति यानी सन्निधि। आसक्ति यानी सन्निधि, यानी हम कह सकते हैं सामान्य शब्दों में कहें तो समीपता, यानी उन पदों में समीपता भी होनी चाहिए। आज मैं आपसे कहूं महात्मा, और कल कहूं गांधी, और परसों कह दूं अहिंसा, और फिर अगले दिन कह दूं के पुजारी हैं, तो क्या ये वाक्य हो जाएगा? ये शब्द इतनी दूर दूर, एक आज बोला मैंने एक शब्द कल बोला, एक परसों बोला, तो ये, या मैं यूं कहूं यहां लिख दिया मैंने महात्मा गांधी, और यहां लिख दिया अहिंसा, और यहां लिख के, और यहां लिख दिया पुजारी, तो क्या ये वाक्य हो जाएगा? जी नहीं। इसलिए मित्रों, पदों में आसक्ति या सन्निधि या समीपता
होनी चाहिए, यानी पास पास होने चाहिए पद, तब जाकर के वो वाक्य होगा। और भी हम बात करें तो मित्रों, मैं बहुत आगे विस्तार से बात करूंगा आपसे। आकांक्षा, आकांक्षा भी होनी चाहिए। आकांक्षा क्या, यानी सुनने की अभिलाषा शांत होनी चाहिए। जो हमारी श्रवण इंद्रियां हैं, वो सुनने की जो उसकी आशा है, जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, वो अभिलाषा समाप्त होगी तभी मित्रों वो वाक्य कहलाएगा। यदि वो अभी आकांक्षा बनी हुई है सुनने की, तो फिर वो वाक्य नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि मित्रों आपको पता है, मैं कहूं आपसे कि रीट की एग्जाम, अभी आपके कान बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सुनने की इतनी अभिलाषा में है कि कान ये सोच रहे हैं और रीट की एग्जाम का क्या क्या कब होगी, कैसे होगी तो ये अभी आपकी सुनने की इच्छा थी। तो जब सुनने की इच्छा समाप्त हो जाए तब जाकर के वो क्या होगा मित्रों, वाक्य होगा। ऐसे ही और भी हम बात करें और क्या क्या होगा, और भी बात करें तो अन्वय क्या होना चाहिए मित्रों, पदान्वय होना चाहिए। अन्वय यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ लिखता हूं मैं पदान्वय, पदान्वय होना चाहिए, यानी अन्वय होना चाहिए। अन्वय, अनु अनु यानी पीछे पीछे, ई धातु से यहाँ आय बना है यानी जाना, तो पीछे पीछे जाना, यानी कहने का मतलब अन्वय का मतलब होता है कि क्रिया और कर्ता जो भी हैं उनका आपसी तालमेल ठीक होना, वो अनवय होता है। आपसे तालमेल बढ़िया होना, ये अनवय होता है। जैसे मैं कहूं आपसे, अपने मैं कह दूं आपसे कि सीता सीता खाना है, तो क्या मित्रों ये वाक्य हो जाएगा, सीता खाना पकाता है। सीता तो स्त्रीलिंग है और पकाता है ये पुल्लिंग है, यानी सीता पकाता है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए था, पकाती, यानी यहाँ ये अन्वय नहीं है। अब अन्वय करने के लिए आपको ये स्त्रीलिंग का करता है तो आपको क्रिया भी किसी करनी पड़ेगी, स्त्रीलिंग की करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब जब तक पदों का अन्वय नहीं होगा तब तक वो वाक्य नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय ये कि बहुत सारी बात मैं आपसे करूंगा, वाक्यों की बात आपसे करूंगा, यहाँ उद्देश्य विदेश से भी प्रश्न आते, यहाँ वाच्यों की भी बात करूंगा मैं। जो यहाँ वाक्यों के भेदों की जब हम बात करेंगे तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। एक साधारण वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य होता है और एक संयुक्त वाक्य होता है। इन तीनों की मैं आपसे बात करूंगा, बहुत सामान्य चर्चा है, कुछ नहीं मित्रों, बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये आपको लगता हो कि ये ठीक है, तो मित्रों इस जीवन में हम परोपकार के लिए आए हैं और आप भी अपने अन्य भाई बहनों का परोपकार कर सकते हैं, उन भाई बहनों तक भी ये वीडियो आप पहुंचा सकते हैं। वेदांत क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके, क्योंकि सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि बहुत सारी चीज आपके सामने आगे आने वाली है, तो आप खुद सब्सक्राइब करें। साथ के साथ अपने मित्र हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने भाई बहन हैं, उनसे भी आप कहें कि आप वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ के साथ मित्रों मैं आपको और जानकारी देना चाहूंगा, एक हमारा वेदांत क्लासेस के नाम से ऐप है, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे भी बहुत सारी उस पे भी बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेगी। बहुत सारा आपको पीडीएफ में भी आपको बहुत सारा मैटर मिलने वाला है और वहाँ टेस्ट भी होगा बहुत सारी, तो वहाँ आपको जानकारी दे देंगे हम। तो आप वेदांत क्लासेस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लें और साथ के साथ आप चलो तो मित्रों मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ यहाँ वाक्यों की बात कर रहा था। तो मैंने कहा था तीन प्रकार के वाक्य, एक साधारण वाक्य, एक मिश्रित वाक्य और एक तो साधारण को प्राय हम जानते हैं, हम बात करेंगे जहां एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसको साधारण कहते हैं। लेकिन मिश्रित मिश्रित और संयुक्त, यहाँ मित्रों समस्या आती है छात्रों को कि सर ये मिश्रित में कौन से वाक्य आएंगे, संयुक्त में कौन से वाक्य आएंगे। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मित्रों, बहुत सामान्य सी चीज है, मैं आपको बताने वाला हूं। जब शब्दों में मैंने बताया था आपको समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक अव्यय, समुच्चयवाचक अव्ययों की मैं आपसे बात करूंगा।
और यहाँ हम जानते हैं मिश्रित में और संयुक्त में होता क्या है। जब हम ये दोनों यूं मान लीजिए, मिश्रित शब्द और संयुक्त शब्द का अर्थ मैं आपको समझाता हूं। जब दो व्यक्ति हैं, दो 50-50% पैसे, मान लीजिए एक एक उन्होंने एक फैक्ट्री चालू की और उसमें 100 रुपए का खर्चा हुआ और दो व्यक्तियों ने यदि 50-50 रुपए लगा दिए तो वो साझेदारी होगी, तो वो संयुक्त साझेदारी होगी। लेकिन वही यदि एक व्यक्ति 30 रुपए और दूसरा व्यक्ति 70 रुपए लगाता है तो ये साझेदारी कैसी होगी मित्रों? मिश्रित। यानी यहाँ पर जो दो उपवाक्य मिलेंगे, ये दोनों उपवाक्य बराबर के होंगे मित्रों। जबकि जबकि यहाँ जो उपवाक्य यहाँ गलत होंगे। यानी कहने का अभिप्राय, दो उपवाक्य तो यहाँ भी है और दो उपवाक्य तो यहाँ भी है। यहाँ भी दो को जोड़ना है और यहाँ पर भी दो को जोड़ना है। और हमारी भाषा में जोड़ने के लिए, चाहे वो शब्दों को जोड़े चाहे वो वाक्यों को जोड़े, जोड़ने के लिए हमारी भाषा में अव्यय दिए हुए हैं। और उन अव्यय अव्ययकारी शब्दों में हम देखेंगे समुच्चयवाचक अव्यय। और मित्रों, समुच्चयवाचक अव्यय की जब हम आपसे बात करेंगे तब बताएंगे आपको कि समुच्चयवाचक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। एक समानाधिकरण होता है और दूसरा व्याधिकरण होता है। दो प्रकार के होते हैं कौन से? समुच्चयवाचक अव्यय। एक समानाधिकरण अव्यय और दूसरा व्याधिकरण अव्यय। यहां देख, इसी से आपके वाक्य समाप्त हो जाएंगे मित्रों। इसी से आप यहां से प्रश्न हल कर पाएंगे। और आप देखना, इस वीडियो के बाद अपनी पुस्तकों के उदाहरणों को देखना, आप निश्चित रूप से सफल होंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। देखें मित्रों, तो समुच्चयवाचक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। मैंने कहा हमारे यहाँ भाषा में चाहे वाक्यों को जोड़ने की बात करें, शब्दों को जोड़ने की बात करें, हमारी भाषा का जो फेविकॉल है, हमारी भाषा का जो गोंद है, हमारी भाषा का जो फेविक्विक है, वो यही है मित्रों, समुच्चयवाचक। जब दो को जोड़ना पड़ेगा, इसी के पास आना पड़ेगा, समुच्चयवाचक अव्यय के पास आना पड़ेगा। और समुच्चयवाचक अव्यय की जब बात करेंगे, यदि यदि समानाधिकरण अव्यय यदि समानाधिकरण अव्ययों के द्वारा दो उपवाक्य जोड़े जाएंगे तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा समानाधिकरण अव्ययों के द्वारा। क्योंकि समानाधिकरण में समझाऊंगा विस्तार से। दो समानों को जोड़ने के लिए जिस अव्यय का प्रयोग होता है वो समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। और दो अलग अलग यानी भिन्न विभक्ति या भिन्न शब्दों को या दो भिन्न आधार वाले वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो वो व्याधिकरण अव्ययों के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो यहाँ व्याधिकरण अव्ययों के द्वारा जोड़ा जाएगा तो वो मिश्रित। तो वहां यही तो पहचानना है मित्रों कि समानाधिकरण निश्चित है। मैं बात करूंगा आपसे, चार प्रकार के समानाधिकरण होते हैं, चार प्रकार के व्याधिकरण अव्यय होते हैं। समानाधिकरण की बात करें तो संयोजक होते हैं, दूसरा विभाजक होता है, तीसरा विरोध दर्शक होता है और चौथा परिणाम दर्शक होता है। चार प्रकार के, उधर भी चार प्रकार के होते हैं, व्याधिकरण भी चार प्रकार के होते हैं। एक हेतुवाचक होता है, एक उद्देश्यवाचक होता है, एक स्वरूपवाचक होता है, एक संकेतवाचक होता है। चार प्रकार के होते हैं। तो यहाँ बात करेंगे, मान लीजिए तो उपवाक्य और तथा एवं व किंतु परंतु लेकिन मगर वरन अतः इसलिए अतएव से जुड़े हुए हैं तो वह संयुक्त वाक्य होगा। और यदि की, क्योंकि, जो कि, ताकि, इसलिए कि, यदि तो, यद्यपि, तथापि, यथा तथा, यथेव तथेव आदि से यदि जोड़े जाते हैं तो वो मिश्रित मिश्रित वाक्य होंगे। खैर, मैं आगे जब विषय आएगा तब मैं विस्तार से इनकी चर्चा आपके सामने रखने वाला हूं। तो मैं आगे आपसे बात करूंगा। अब देखना मित्रों, इनसे आपको पता चल जाएगा। खैर, तो वाक्यों के बाद वाक्यों में हम वाच्यों की भी बात करेंगे मित्रों। वाच्य वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। जब कर्ता प्रधान होता है यानी कर्ता उक्त होता है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया होती हो, कर्ता के आधार पर कार्य होता हो तो उसको 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 कर्तृवाच्य कहा जाता है मित्रों। और यदि कर्म की प्रधानता जिस वाक्य में हो, कर्म के आधार पर क्रिया यदि होती है तो वह कर्मवाच्य होता है। और जिस वाक्य में न कर्ता प्रधान न कर्म प्रधान, वह भाववाच्य होता है मित्रों। मैं बात करूंगा आपसे, बहुत सामान्य सी बात करूंगा, बहुत
कि कैसे प्रधानता देखी जाएगी, वो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। मैं यहाँ से सबकी एक एक टॉपिक की बात करने वाला हूँ मित्रों, और आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। आप देखोगे एक एक टॉपिक की बात करूंगा। अगले वीडियो में आपको मैं ध्वनि वर्ण की बात करूंगा, अलग अलग समझाऊंगा कौन से वर्ण हैं, कैसे कहाँ कहाँ से आए, किस प्रकार से आज तक प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत है, आपकी जितनी भी आपकी आकांक्षाएं हैं, आपकी जो अभिलाषा, जो आप मुझसे आशा करते हैं, निश्चित रूप से उस आशा को मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर आगे हम बात करते हैं। तो वाक्यों में मित्रों वाक्य हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करते हैं रचना। रचना की बात करें तो जैसे रीट की बात करें तो रीट का सिलेबस तो यहाँ तक ही संपूर्ण होता है, लेकिन अन्य कई एग्जामों में हम देखते हैं कि फिर भी हम देखते हैं रचना है क्या। रचना की बात करें तो कई वाक्यों से मिलकर के रचना बनती है। कई वाक्यों से मिलकर के रचना बनती है। जैसे हमने देखा कि शब्दों से पद बने और कई पदों से वाक्य बना, ऐसे कई वाक्यों से मिलकर के रचना होती है। जैसे जैसे हम कहें कोई निबंध है। अब निबंध में एक वाक्य तो होता नहीं है, 10 वाक्य, 15 वाक्य, 20 वाक्य, 30 वाक्य, अधिक वाक्य होते हैं। तो जब कई वाक्य मिलते हैं, कई वाक्य मिल करके जब पूर्ण भाव जो संबंधी वाक्य होने चाहिए, एक दूसरे वाक्य का एक दूसरे वाक्य के साथ संबंध होना चाहिए, तो ऐसे कई वाक्यों से मिलकर के मित्रों रचना बनती है। और रचना की बात करें तो आपने देखते हैं हम कि पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, फीचर्स हैं, और भी हम बात करें तो आत्मकथा है, कहानी है, उपन्यास है, ये सारे किस्में आएंगे मित्रों, रचना के अंतर्गत आएंगी। और रचना के बाद आता है प्रबंध, यानी जब कई रचनाओं से मिलकर के, जैसे हम बात करें कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत कई पाठ होते हैं। तो एक जो पाठ है वो तो क्या है मित्रों, रचना है। दूसरा पाठ भी क्या है, रचना। तीसरा पाठ भी रचना, चौथा पाठ भी रचना, और वो कई पाठों से मिलकर के क्या बन गई मित्रों, एक पुस्तक बन गई। और वो जो पुस्तक बनी 10वीं की, वो क्या हो गई, वो प्रबंधित हो गया। वो प्रबंध यानी कई रचनाओं से मिलकर के प्रबंध काव्य बनता है। और जब यहाँ तक मित्रों, यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं, फिर हमारी आती है भाषा। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पुनः वेदांत क्लासेस यूट्यूब चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम सफलता के लिए शुभकामनाएं। और आशा करता हूं यदि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।